सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। लेंथ है, लेंथ के लिए मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, यूनिट इसकी क्या होगी, मीटर, ठीक है। क्वांटिटी इज लेंथ, यूनिट इज मीटर। देन मास इज क्वांटिटी, यूनिट इज किलोग्राम। देन टाइम इज क्वांटिटी, unit is second. Then electric current is quantity, unit is ampere. Then thermodynamic temperature is quantity and unit is Kelvin. Then amount of substance is quantity and unit is mole. And luminous intensity is quantity and unit is candela. ठीक है, तो ये 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, 7 बेस क्वांटिटीज, ये 7 बेस क्वांटिटी मानी जाती है। इसके अलावा ये हो सकता है कि कोई अलग से कोई क्वांटिटी दे दे कि इस सवाल में इसको बेस मानो, वो कह सकता है। मगर अगर नहीं दिया हुआ है तो इन 7 क्वांटिटीज के अलावा तुम किसी को अपनी मर्जी से बेस क्वांटिटी नहीं मानोगे, है ना। कि जो भी क्वांटिटी डायरेक्टली मेजर हो सकती हैं, जिनको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, मास को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, टाइम को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, लेंथ को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को भी डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। मगर इंटरनेशनल सिस्टम ने प्रेशर को बेस क्वांटिटी नहीं माना है, ठीक है। तो सब क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी नहीं मानोगे जो डायरेक्टली मेजर होंगी। ये 7 क्वांटिटी, इसीलिए इंटरनेशनल सिस्टम को डिस्टर्ब करना पड़ा कि ये 7 के अलावा तुम नहीं मानोगे, है ना। हाँ, कोई स्पेशल काम करता है कि इसको बेस मान लो तो अलग है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ने, क्योंकि बेस क्वांटिटी बहुत सारी हो सकती है, जो भी डायरेक्टली मेजर होगी सब बेस हो सकती है, ठीक है। इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम ने 7 क्वांटिटी को बेस माना है। इसके अलावा जब तक कहा ना जाए बाकी सारी क्वांटिटी डेराइव क्वांटिटी है, ठीक है। वॉल्यूम डेराइव क्वांटिटी है, वॉल्यूम को तुम बेस मान सकते हो क्योंकि वॉल्यूम को भी कोई डायरेक्ट मेजर कर सकता है, समझ आई बात। तो फिलहाल बेस नहीं मानोगे जब तक किसी ने कहा ना हो। तो किसी पर्टिकुलर सवाल में कोई कह सकता है क्या। सो ये सब डेराइव क्वांटिटी है। वॉल्यूम यानी जो एसआई सिस्टम ने जिनको बेस क्वांटिटी माना है, उसके अलावा सब डेराइव क्वांटिटी, सब डेराइव क्वांटिटी। जैसे फोर्स एक डेराइव क्वांटिटी हो गई, फोर्स के बारे में सबको पता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, इसमें फॉर्मूला लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सबको पता है इस समय। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कोई भी फॉर्मूला लिख दो इसमें, तो dx अपॉन dt वगैरह कुछ भी चलेगा, या एवरेज वेलोसिटी, कुछ भी फॉर्मूला इसमें लिख दो। समझ आई बात, ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, है ना, सभी का रेडियस, सुन लो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट, और लिख लेना इसको चाहे तो, ये लिख लेना, समझ लो, लिखने पे तुम लोग, फिर लिखने पे मैं चला जाता हूँ, एनसीईआरटी टीचर की तरह बात करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, डिस्टेंस, सभी का, सभी जो क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, या ब्रेथ, हाइट, सभी तो लेंथ है। तो उसमें सब में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, हाइट, ब्रेथ, सभी लेंथ है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लेंथ अपॉन टाइम, मतलब सबकी डायमेंशन एल है, कैपिटल एल, सबकी डायमेंशन कैपिटल एल। अभी आएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, लेंथ अपॉन टाइम। फोर्स क्या होगा, मास, लेंथ अपॉन टाइम, ये तो बता ही चुका हूं। तो मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2, ये सिंपल कैलकुलेशन, यू कैन चेक इट। तो डायमेंशन क्या होती है, किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बेस क्वांटिटी पे जो पावर चढ़ाते हैं उसको डायमेंशन कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसके लिए, फोर्स के लिए, ये फोर्स था ना, हाँ, फोर्स के लिए मास की पावर 1 होगी, लेंथ की पावर 1 होगी, टाइम की पावर -2 होगी। तो फोर्स डेराइव्ड क्वांटिटी है और बेस क्वांटिटी कौन सी है, मास। मास की डायमेंशन है 1, लेंथ की डायमेंशन है 1, टाइम की डायमेंशन है -2, ठीक है। इसको ऑब्वियसली शॉर्ट सिंबल में लिखेंगे थोड़ी देर बाद, ये बेसिक सिंबल्स में हो गया, मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास का शॉर्ट सिंबल होता है मास, m, लेंथ का, ये स्मॉल m मत करना इसको, ये कैपिटल M ही रहेगा, है ना, स्मॉल m मत कर दे, स्मॉल m कुछ नहीं होता है, स्मॉल m वेरिएबल होता है ना, m की वैल्यू लिखने के लिए। तो मास का सिंबल यहां पर डायमेंशनल सिंबल कहते हैं इसको, है ना, ये ऑर्डिनरी सिंबल नहीं है, डायमेंशनल सिंबल है। तो मास का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल M है, लेंथ का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल L है, और टाइम का डायमेंशनल सिंबल क्या है, कैपिटल T है, ठीक है। तो इस तरह से सबके डायमेंशन, लेंथ का कैपिटल L, मास का कैपिटल M, टाइम का कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल I, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का कैपिटल K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, ये सबके डायमेंशनल सिंबल हैं, ठीक है। तो यहां पर इनकी जगह इनके डायमेंशनल सिंबल लिखोगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये सब पूरा हो गया, कैंडेला है ना। तो यहां पे लिख लो मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2, टाइम की पावर -2, थोड़ा इधर जा रहा है, टाइम की पावर -2, ऐसे दिख ही रहा है,
टाइम की पावर -2, आई थिंक लिटिल बिट, अब तो इधर नहीं होगा, चलो चलेगा। टाइम की पावर यहाँ पर -2 है कोने में, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ऐसे लिखते हैं, किसी भी फॉर्मूले के डायमेंशनल सिंबल को हम ऐसे लिखते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा के, बिग ब्रैकेट लगा के, ठीक है। तो फोर्स में मास की डायमेंशन 1 हो जाएगी, एल की डायमेंशन 1 हो जाएगी, टी की डायमेंशन -2 हो जाएगी। तो फोर्स की डायमेंशन कितनी होगी, ml/t -2। तो कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब 1 होता है, तो ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। तो फोर्स की डायमेंशन को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समझ आया ना। तो फोर्स की डायमेंशन ऐसे लिखते हैं, ये हो गया सिंपल। ऐसे किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन लिख सकते हो, ठीक है, इन बेस क्वांटिटी के टर्म में। तो ये 7 बेस क्वांटिटी है। मैकेनिक्स में तो ये 3 ही यूज होती हैं, बाकी अलग अलग ब्रांचेस में यूज होती हैं। तो इनको याद कर लो ऐसे, अब तक याद हो गया होगा। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला आगे आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, बेसिक, या तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस क्या 10th क्लास में पढ़ा होगा। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, जरूर पढ़ा होगा। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की भी डायमेंशन एल होगी, ब्रेथ की भी एल होगी, क्योंकि दोनों एक तरह से लेंथ मतलब मीटर में ही मेजर करोगे। लेंथ को भी मीटर में मेजर करोगे, ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करोगे। तो अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशनल सिंबल सेम होता है, ठीक है। तो दोनों को मीटर में, यहाँ पे फिगर भी दिख रहा है, मजेदार है ना, ब्रेथ और लेंथ दोनों की डायमेंशन एल होगी। तो एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L²। फोर्स की अभी निकाली है ml/t -2। तो प्रेशर की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, फोर्स की अपॉन एरिया की, तो ml/t -2 डिवाइडेड बाय L²। तो यहां पर प्रेशर की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ml-1 t -2 हो गया। फिर वॉल्यूम की डायमेंशनल फॉर्मूला तो बहुत ईजी है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ की भी एल, ब्रेथ की भी एल, ऑफ डेंसिटी। वैसे सबके एनसीईआरटी के पीछे दिए हुए हैं, पीछे जाओगे सबसे किताब के पीछे, तुम्हें सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। सबके डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएंगे और निकालना बहुत आसान है। और ये कंसेप्ट हर चैप्टर में यूज कर सकते हो। डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास की डायमेंशन अपॉन वॉल्यूम की डायमेंशन। मास का डायमेंशन सिंबल कैपिटल एम, एल का 3, ml-3। ये वही चैप्टर है जिसको देख के लगता है कि फिजिक्स बहुत आसान होगी, है ना। इतनी आसान है फिजिक्स, अच्छा 11th की फिजिक्स इतनी आसान है। 10th तक तो बहुत मुश्किल थी, अब तो मजा आ गया। 11th तो हम जो है 11th में पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। तो ये बड़ा धोखे वाला चैप्टर है, धोखाधड़ी वाला। ऐसा लगता है कि फिजिक्स 11th में हम चैंपियन है। और टीचर्स लोग पढ़ाते भी इसको बहुत लंबा है कि इसकी भी निकालो, इसकी भी निकालो, इसकी भी निकालो, ताकि बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाए कि बहुत ईजी है ना। क्योंकि धोखे वाला चैप्टर इसलिए मैं पढ़ाता नहीं हूँ अक्सर। खैर, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, असली खेल होता है मोशन से शुरू होता है। ये क्या आ गया, है ना, ये क्या, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो मैं असली खेल वहीं से शुरू करता हूँ। खैर, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी सबकी निकाल, जिसका फॉर्मूला पता है उसकी डायमेंशन तुम निकाल सकते हो, तो प्यार से निकालो। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, बच्चे बच्चे को पता है। प्रेशर की पास्कल होती है, शायद तुम्हें ना पता हो, आगे पता चल जाएगी, मगर पता होना चाहिए, ये 10th में था। डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी। चलो, यूनिट से डायमेंशन निकाल सकते हो, डायमेंशन से यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी एक टर्म आता है, ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा। ये दो चीजों की डेंसिटी का रेशियो होता है। एक्चुअली में सबकी, सारी चीजों की डेंसिटी को हम वाटर से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी नॉर्मली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, 1 होती है। यानी सीजीएस सिस्टम में वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम होती है, तो कंपेयर करना आसान होता है। अब एमके सिस्टम में डिफरेंट होगी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, कन्वर्ट कर सकते हो। खैर, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अच्छा फ्लूइड में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मैं लिटिल बिट फास्ट बोल रहा हूँ, फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत ईजी है और तुम फिजिक्स को कम से कम, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। फिर भी अगर मुझे स्लो करवाना है तो स्लो कमेंट कर देना, ठीक है, स्लो डाउन कमेंट कर देना किसी को भी, और मीट पे ही कमेंट करना, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे अब नहीं जा रहा है। तो अगर तुम्हें लगे कि बहुत फास्ट जा रहा है तो स्लो कर देना, क्योंकि इसको मैं स्लो पढ़ाऊंगा तो बोरिंग लगेगा तुम्हें थोड़ा, है ना, क्योंकि बहुत सिंपल है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई चीज़ डिफिकल्ट भी है, ये इस पढ़ाने की जरूरत भी पड़ती है। खैर, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। दो डेंसिटी का रेशियो होता है, नाम से ही क्लियर है, रिलेटिव डेंसिटी, दिमाग लगाओ, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो दोनों डेंसिटी है तो दोनों की यूनिट सेम होंगी, यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है ना। रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। जब कोई डायमेंशन नहीं होती है तो ब्रैकेट लगा के, लिखा नहीं है यहाँ पे, लिख लेना, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0 लिखते हैं, क्योंकि समथिंग की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है, तो लिख लेना। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए, डिटेल में रे ऑप्टिक्स में पढ़ोगे या 10th में पढ़ा होगा, है, क्योंकि 10th में है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है।
तो ये अगर तुमने पढ़ा होगा तो अभी तो फॉर्मूले की जरूरत है। ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दोनों स्पीड सेम होंगी तो कोई डायमेंशन ही नहीं होगी, नो डायमेंशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। That will be discussed. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, ये सब आगे आने वाले हैं। कुछ तुम्हें पता होंगे, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये ऐसा कांस्टेंट है जिसकी यूनिट है। अगर यूनिट होगी तो डायमेंशन भी होगी, है ना। यूनिट से निकाल सकते हो डायमेंशन। तो यूनिट्स, तो जी की यूनिट ये है, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, मीटर डिस्टेंस की, फोर्स डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर क्या हो गया, मास का स्क्वायर। या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, से उससे भी निकाल सकते हो। यूनिट तुम्हें याद है, उससे भी निकाल सकते हो। अगर यूनिट पता हो तो डायमेंशन अपने आप निकाल सकते हो। तो शुरू में बहुत ऐसा सवाल करते हैं कि यूनिट ये दे दिया, डायमेंशन निकालो, यूनिट दे दिया तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, mlt-2। याद कर लेना, पीछे दे रखी होगी, याद करना बहुत आसान है, ठीक है। डिस्टेंस का स्क्वायर l का स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे, आई थिंक तुम्हें एक्सपोनेंट तो पता होगा, एक्सपोनेंशियल रूल लगाओगे, ठीक है। तो यहां पर m स्क्वायर है, m की पावर 1 है, तो m की पावर -1 हो जाएगा। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। एक्सपोनेंट के सीधे सीधे रूल लगाओगे, दैट इज वेरी इजी। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m-1 l3 और t-2, ठीक है। ये जब तुम वीडियो अपलोड करूंगा ना तो इसको पॉज करके निकाल के देख लेना और चेक कर लेना, है ना। थोड़ा पॉज करके निकाल के देख लेना, ठीक है। फोर्स की हो गई, प्रेशर की हो गई, डेंसिटी की हो गई, पीछे टेबल एनसीईआरटी में दे रखी है, तो उसमें सब में बॉक्स लगाना कंपलसरी होता है ट्रेडिशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज दैट। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम डिस्कस करते हैं डायमेंशन में, जो हर जगह यूज होगी। एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि कोई तुमसे ये पूछे कि 4 किलोग्राम प्लस 10 मीटर बताओ क्या होगा, तो ये सवाल ही अपसर्ड है। 4 किलोग्राम 10 मीटर यानी मास को डिस्टेंस में कैसे ऐड करोगे, सिंपल सी बात है ना। तो मास को डिस्टेंस में ऐड नहीं कर सकते, ऐसी इसी तरह से वेलोसिटी को फोर्स में ऐड नहीं कर सकते, दो फोर्स को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यानी दो फोर्स को ऐड कर सकते हैं, यानी दो ऐसी क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, सिंपल सी बात है। दो अलग तरह की क्वांटिटी है तो कैसे ऐड करोगे, है ना। डिस्टेंस को मास में कैसे ऐड करोगे, आई थिंक समझ गए होगे। और तो एक पॉइंट तो ये हो गया, बहुत समझने वाला पॉइंट है, रटो मत, रटो मत, ठीक है। रटने से दिमाग खराब होता है, इसमें भी रटाते हैं, लिखाते हैं, दो सेम लिखो पॉइंट। बच्चों लिखो, लिखो क्या लिखना है बच्चों, वो लिख गए। बच्चे कह रहे थे हाँ लिखना है, दिमाग नहीं चलाना है। तुम लोगों को मौका चाहिए कि दिमाग ना चलाना पड़े, और सारे स्कूल के टीचर यही सिखाते हैं, बच्चों दिमाग मत चलाओ, नोट कर लो, नोट कर लो। क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं चलाना चाहते, वो भी चाहते कि बिना दिमाग के नौकरी हो, तुम भी चाहते हो बिना दिमाग के टाइम कट जाए। पता नहीं इंटेलिजेंस के इतने अपोज में क्यों है लोग, आई डोंट नो, है ना। इंटेलिजेंस का अपोज, तो लिखना पूरा इंटेलिजेंस का अपोज है, टाइम पास है, टाइम बर्बाद हो गया पूरा बच्चे का, है ना। उनकी नौकरी चलती रहती। खैर मैं बकवास में आ गया। फिर तो सीधी सी बात है कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ऐड करेंगे, इसमें क्या क्या मुश्किल है। कौन ऐड करेगा मास को डिस्टेंस में, कोई पूछेगा तुमसे 4 kg प्लस 2 मीटर क्या होगा, कहोगे सवाल गलत है, ठीक है। तो सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ऐड करोगे, 4 kg को ऐड करोगे 5 kg में, और आएगा भी क्या, 9 kg। अब ऐसा भी नहीं होगा कि 4 kg को 5 kg में ऐड किया और 9 मीटर पर सेकेंड आ गया या 9 मीटर आ गया, ये हो ही नहीं सकता। या 5 kg से 4 kg को माइनस किया, 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। बात समझे, ओरल बात है इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, इसमें क्या मुश्किल है। तो बात समझ में आई, सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, है ना। मेरी बातों को ऐसे ही सुन के लिख लेना, चाहे पॉइंट बना। तुम्हें लिखने का अगर शौक है तो, अगर तुम एकदम निचले दर्जे के मूर्ख हो तो लिखो, लिखने का शौक है तो वॉइस सुन के लिखो कम से कम, तब किताब पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो। तो मेरी वॉइस को थोड़ा स्लो करके या जैसे भी लिख लेना, है ना। सिंपल सी बात है, दो सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं और दो सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद सेम डायमेंशन की क्वांटिटी आती है, खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल
5 kg माइनस 4 kg इज इक्वल टू 1 kg, 1 मीटर नहीं आ सकता। तो ये तो सभी के लिए सही हो गया। तुम फोर्स में वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, तो यूनिट से पहचान जाओगे। तो जो क्वांटिटी ऐड करो उनकी भी यूनिट सेम होगी, और जो रिजल्ट आएगा, जो ऐड करो या जो सब्ट्रैक्ट करो, उनकी यूनिट सेम होगी और रिजल्ट आएगा वो भी सेम होगा। चलो बहुत हो गया इसमें, आई थिंक समझ में आ गया होगा। वही यहाँ पे दिया हुआ है, लेंथ को ऐड कर सकते हो और लेंथ ही आएगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एल प्लस एल 2L आएगा। इसका मतलब क्या है, इसकी डायमेंशन जो ऐड करोगे उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। और ये ब्रैकेट का मतलब है डायमेंशन। हमेशा इस ब्रैकेट के स्पेशल मतलब हुआ करते हैं, तो उसको समझना। यहां पे मतलब है डायमेंशन। मैथ्स में एक जगह मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो ब्रैकेट का मतलब साइड में लिख लेना, क्योंकि हमेशा बिग ब्रैकेट के मतलब बदलते जाते हैं। इवन कर्ली ब्रैकेट के मतलब भी अलग अलग होते हैं, है ना। तुमने अगर मैथ्स में पढ़ा होगा, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। आई होप यू गॉट इट। तो यहां पे वेलोसिटी को वेलोसिटी से माइनस करेंगे, वेलोसिटी ही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों सब क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। बाकी सबके डायमेंशन देख लेना, है ना। फोर्स की डायमेंशन प्रेशर की बता ही चुका हूँ, डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, है ना। वो तो करते जाओगे, चैप्टर वाइज आगे होता जाएगा, तो कुछ खास नहीं है। मैं इसको एक ही स्ट्रेच में खत्म करूंगा, है ना। खैर ये तो मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ पे 12 नहीं करना, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका ना। ये सिंपल वाला एडिशन नहीं है। ये इसका मतलब क्या है, डायमेंशन को डायमेंशन में ऐड करके डायमेंशन आएगा। तो डोंट राइट लाइक दिस। हाँ, बच्चे शुरू में ऐसे भोले वाले बच्चे होते हैं, लिख देते हैं। तो मगर ये इसका मतलब क्या है कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ऐड करोगे और सेम डायमेंशन की क्वांटिटी आएगी। तो डोंट राइट लाइक दिस। तब एक फॉर्मूला है जो तुमने थोड़ा बचपन में पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसमें सभी टर्म्स की, अब तो है ना, इन दोनों टर्म्स की जो डायमेंशन होंगी, इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए और वो डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। तो किसी भी फॉर्मूले को हम चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। जैसे S की डायमेंशन क्या आएगी, L, है ना। ये तो पता है हमें फॉर्मूला सही है। हाँ, अगर कोई ऐसा लिख दे U प्लस हाफ AT, उसको गलत भी चेक कर सकते हो, ठीक है। S की डायमेंशन L हो जाएगी, फिर हम UT की निकालें एक एक करके, सिंपल है। कोई कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, हाफ की डायमेंशन नहीं होगी, है ना। UT की क्या होगी, UT क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम, उसकी डायमेंशन क्या होगी, U इंटू T। तो U की L अपॉन T होती है, U LT माइनस 1 होता है ना। तो UT की डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT माइनस 1 इंटू T, सिंपल है। फिर T माइनस 1 और T की पावर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक तुम्हें एक्सपोनेंट पता होगा, आई होप सो, ठीक है। इसमें तो T माइनस 1, मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सब थोड़ा बेसिक वाले, ये बेसिक पता होगा, उसमें भी कभी कभी शक होता है मुझे। T की पावर -1 और T की पावर 1, तो ये -1 प्लस 1 T की पावर 0 और L आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझे। तो ये इसकी डायमेंशन भी L आई, इसकी डायमेंशन भी L आई। AT स्क्वायर की चेक कर ले, हमें पता तो है कितनी होनी चाहिए, L ही होनी चाहिए, वरना फॉर्मूला गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि दो सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है। वैसे कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। जितने भी नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 1/2, ये सब इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन होती है, स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन होती है। स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है, मगर उसकी डायमेंशन है ना। मगर नंबर की, पाई की, इन सब की डायमेंशन नहीं होती है। तो हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होगी, UT को तो देख लिया। अब बचा क्या है, हाफ AT स्क्वायर। तो हाफ डायमेंशन लेस नंबर है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन पता होगी, है ना, या तो निकाल दो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम से। वेलोसिटी की LT माइनस 1 डिवाइडेड बाय T, है ना। प्लीज मुझे स्लो डाउन कर लेना अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि मुझे लग रहा है बहुत ईजी है और तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्या है इसमें, है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की कितनी होगी, LT माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। टाइम की पावर 1 ऊपर आएगा। हाँ, अगर तुम्हें एक्सपोनेंट नहीं आता होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तो मैं पुराने एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक है। अब जिसको एक्सपोनेंट नहीं आता, चैप्टर 30 साथियों के मैथ्स में आता है, यूनिट मेजरमेंट करके। हाँ, ये चैप्टर पूरा 30 साथियों में करा देते हैं, यही चैप्टर। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, अगर वो उसको ना आता हो तो वही तो प्रॉब्लम है। एक्सपोनेंट आता है, एक्सपोनेंट 30 आदमी में होता है। खैर, LT पर वही तो नहीं आता, गलत तरीके से कराते हैं। LT माइनस 2T, ठीक है। तो यहां पर फिर सॉल्व करोगे तो L आ जाएगा, ठीक है। तो समझ आया ना। तो जिन क्वांटिटी को ऐड किया उनकी डायमेंशन सेम होगी और रिजल्ट जो आएगा उसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। समझ आई बात। तो इसको सिस्टमेटिकली अगर लिखना है, इस यहां पर बड़े ब्रैकेट का मतलब है डायमेंशन ऑफ, यहां पर बड़े ब्रैकेट का मतलब है, ध्यान से सुनना, डायमेंशन ऑफ।
यहां पर बड़े ब्रैकेट का मतलब है डायमेंशन ऑफ। तो डायमेंशन ऑफ यूटी प्लस, पॉज करके फिर से सुन के लिख लेना, वो बहुत अच्छा होगा। बड़े ब्रैकेट का मतलब है डायमेंशन ऑफ, मैं वैसे भी 2-3 बार बोलता हूं, डायमेंशन ऑफ यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यूटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ मतलब है, ठीक है। तो यूटी की डायमेंशन कितनी हो गई, एल। डायमेंशन ऑफ, ये लिखने की जरूरत नहीं तुम्हें, डायमेंशन ऑफ, बड़ा ब्रैकेट का मतलब है डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर इज एल, है ना। और दैट इज इक्वल टू, यानी डायमेंशन ऑफ यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यूटी प्लस डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर। हाफ की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी डायमेंशन नहीं होती है, एल एल हो गया, तो ये डिस्टेंस की डायमेंशन हो जाएगी, एल आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें डाउट वाली चीज़ अगर हो तो फिर भी बता देना, अगर मुझे लग रहा है इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। चलो फिर से फॉर्मूले दे रहे हैं, सम फिजिकल क्वांटिटी याद रखो, है ना। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तुम्हें निकलवाया जाएगा, मैं इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा, अगर तब तक मतलब प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए। वैसे मैं कोशिश करूंगा लैब में जाके करवाऊं, क्योंकि ये सबसे पहला, सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है। उससे पहले ओ लैब पे भी कर लेंगे, ये जी की वैल्यू निकालने के लिए प्रैक्टिकल होता है। ये फॉर्मूला आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ द, यहाँ पे वैसे फॉर्मूला पता होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फॉर्मूला दिया होगा, है ना। अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम, या फॉर्मूला एक्चुअली में डायमेंशन की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि फॉर्मूले की फॉर्म क्या होनी चाहिए। बस कांस्टेंट वगैरह नहीं पता हो पाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो वो डायमेंशन के मेथड से नहीं आएगा, ठीक है। हमें प्रैक्टिकली पता होना चाहिए, बस प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ये प्रैक्टिकली पता होना चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल करके जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है और मास ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ऐसे तुम्हें सवाल दिया जाएगा कि जो टाइम है वो, ये इस तरह के बहुत कॉमन सवाल है, और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिमिलर है। कोई भी क्वेश्चन, क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है मगर मेथड एकदम सेम है। तो इस पे 4-5 क्वेश्चन करवाना पागलपन है, क्योंकि हर सवाल का मेथड सेम होता है, मेथड 100% सेम है। तो एक सवाल देखो और अपने आप प्रैक्टिस कर लो, मैं टेस्ट में 2-4 दे दूंगा, तुम कर लोगे, है ना। सिंपल वाले टेस्ट में दूंगा, ये नीट और मेंस वाले टेस्ट में दे दूंगा, सवाल कर लेना प्रैक्टिस मेथड, क्योंकि इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम लेंथ पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये तुम्हें दिया होगा क्वेश्चन में, एक्सपेरिमेंटली पता होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तुम डायमेंशन के मेथड से नहीं निकाल सकते। लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि उसकी डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए वो निकलेगा नहीं, है ना। तो हमें रिलेशन निकालना टी एल एम जी में, है ना। टी एल एम जी में रिलेशन निकालना है, क्योंकि ये हमें दे रखा है कि एक्सपेरिमेंटली पता किया हमने, या सवाल में तुम्हें दे रखा होगा। तुम एक्सपेरिमेंट तो करोगे नहीं एग्जाम में, तो तुम्हें सवाल में दे रखा होगा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास एंड जी, तो इसका फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे डायमेंशन मेथड से, वो देख लो, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, ये 3 क्वांटिटी है, लेंथ, है ना, स्मॉल एम लेंथ का सिंबल है, स्मॉल एम मास का सिंबल है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल है। ये हमें निकालना नहीं है। तो टाइम पीरियड एल की पावर ए पे डिपेंड करता है, एम की पावर बी पे डिपेंड करता है, जी की पावर सी पे डिपेंड करता है। इसमें तुम ऑर्डर कोई भी ले सकते हो, जी को पहले लिख सकते हो, एम को पहले लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाओगे, इसका मतलब है टी जो है टाइम पीरियड, वो इस पे डिपेंड करता है। चलो ठीक है, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट कर देना फॉरन, नीट पे कमेंट कर देना, किसी को भी, हर बच्चे को, ध्यान से सुनना। वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, है ना, ये लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे। अब सबकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, कांस्टेंट के से कोई मतलब नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो कांस्टेंट लिख दो, वैसे कांस्टेंट आएगा नहीं डायमेंशन से, वो तो प्रैक्टिकल से ही पता लगेगा। मुझे स्लो कर देना अगर मैं फास्ट थोड़ा जाऊं, क्योंकि इसमें टॉपिक इजी है, तो इजी टॉपिक में फास्ट होने लगता हूं मैं, है ना। तो जस्ट मैसेज स्लो प्लीज, अगर किसी को भी लगे तो सुनते समय किसी को भी लगे, किसी को भी मतलब कोई भी उसको लगे फास्ट है, तो जस्ट मैसेज स्लो ऑन द मीट बॉक्स में लिख देना, कि मुझे पता नहीं लगता कि मैं कब बहुत तेजी से जा रहा हूँ, फिर ब्रेक नहीं लग पाता है मेरा, है ना, वर्बल ब्रेक, वो फ्लो में। खैर, टी की जो वैल्यू है एल की पावर ए, एम की पावर बी, जी की पावर सी पे डिपेंड करती है। सबकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, पता होंगी। टाइम की तो कैपिटल टी होती है, डायमेंशन, इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू, ये डायमेंशन का सिंबल है टी, है ना। लेंथ की एल डायमेंशन हो गई, एक्सेलरेशन मास की एम डायमेंशन हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एल टी -2 डायमेंशन हो गई। तो ये तो सभी को पता होती है ना, नहीं तो टेबल से देख लेना, नहीं तो निकाल लेना। एक्सेलरेशन की तो अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो बस, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हल्की सी गड़बड़ होगी, यहाँ पे टाइम को स्मॉल टी लिखना, इसने ध्यान नहीं रखा है ग्राफिक्स में,
नहीं तो ये दोनों फिर एक जैसे हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना इसमें। ये टी डायमेंशन है तो दोनों कैपिटल टी नहीं लिखना चाहिए, इसको स्मॉल टी कर देना चाहिए। वैसे जब फॉर्मूला लिखते हैं तो कैपिटल टी लिखते हैं, मगर क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन से चेक कर रहे हैं ना, तो डायमेंशनल सिंबल भी टाइम का कैपिटल टी होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है ना, कि मतलब कभी कभी ऐसा आता था, क्योंकि डायमेंशन से हम हमेशा तो निकालेंगे नहीं, फॉर्मूला चेक करेंगे नहीं, तो ऐसी प्रॉब्लम बस तभी आएगी जब तुम डायमेंशन से निकालोगे। तो इसको स्मॉल टी कर देना है, मैं वर्बली बोल रहा हूँ। खैर जल्दी करते हैं इसको। एल की पावर ए, एम की पावर बी, जी की पावर सी। एल की डायमेंशन ए, एम की बी, जी की सी। समझ आ रहा है ना इसमें क्या है? एल की ए, एम, बार बार लिख रहा है इसको। एल की पावर ए, एम की एम, इसमें जी की कितनी? एल टी माइनस टू, तो सी हो जाएगा। ठीक है, अब एक ही तरह की क्वांटिटी को ऐड कर लेना, एल ए बी सी, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई थिंक एक्सपोनेंट के रूल पता होंगे, है ना। यहाँ पे एल की पावर 1 है तो एल की पावर सी हो जाएगा और टी की पावर माइनस 2c हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हें पता होगा एक्सपोनेंट का रूल, कि a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो गलत बात है, 6-7 की बात है, 9-10 की भी नहीं है। ठीक है, सो फिर क्या हो जाएगा इसमें? l की पावर a और l की पावर c क्या हो जाएगा? l की पावर a प्लस सी, m की पावर b हो जाएगा और t की पावर क्या हो जाएगा? -2c हो जाएगा। हो गया ना। तो ये आ गया l की पावर a, m की पावर b, g की पावर c की वैल्यू क्या हो गई? कैपिटल M की पावर b, l की पावर a प्लस सी और t की पावर -2c, है ना। तो ऐसे लिख के फिर फाइनली ऐसे अरेंज कर लिया। तो ये तो हो गया राइट हैंड साइड का, हमने कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ टाइम है, तो उसकी डायमेंशन तो t की पावर 1 ही होगी, है ना। राइट हैंड साइड के टर्म की डायमेंशन ये हो गई m की पावर b, l की पावर a प्लस सी और t की पावर -2c। लेफ्ट साइड में सिर्फ टाइम था तो उसकी डायमेंशन तो सिर्फ 1 होगी। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे। t की पावर 1 का मतलब होता है क्या है? m की डायमेंशन है नहीं तो क्या लिखोगे? 0, और l की डायमेंशन है नहीं तो क्या लिखोगे? 0 और t की पावर 1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दोगे, तो t की पावर 1 को ऐसे लिख सकते हो। हर सवाल का एक ही मेथड होगा। अब लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड से कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे मतलब इनकी पावर्स कंपेयर करेंगे, है ना। m की पावर यहां पर b है, यहां पर m की पावर 0 है, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां पे l की पावर कितनी? a प्लस सी है, या l की जो डायमेंशन है, पावर नहीं कहना चाहिए यहां पे, ट्रेडिशनली पावर नहीं कहना चाहिए, वैसे तो पावर है, मगर कहना चाहिए m की डायमेंशन यहाँ पे b है, l की डायमेंशन यहाँ पे a प्लस सी है, इधर l की डायमेंशन क्या है? 0 है, तो a प्लस सी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे t की डायमेंशन -2c है और यहाँ पे t की डायमेंशन 1 है, तो -2c किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो c कितना हो जाएगा? -1/2। ये लिखा होगा आगे, है ना। b की वैल्यू 0, पावर सेम हो गई, डायमेंशन सेम हो गई, a प्लस सी 0। समझ आ रहा होगा इसमें? फिर भी स्लो लिख देना प्लीज, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, ये नहीं कि सीधे कंप्लेन रिकॉर्ड करें, है ना। -2c इज इक्वल टू क्या होता है? 1। रिकॉर्ड करवाने चले जाओ। -2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, मेरे को ना बोलो कुछ भी। b की पावर 0 और c की डायमेंशन क्या हो जाएगी? -1/2। a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो c की वैल्यू अगर -1/2 पुट करोगे तो a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो b, c और a की वैल्यू निकल गई। एक सेकंड, थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया, है ना। उसको यहां पे रख दो, है ना। तो l की डायमेंशन क्या थी? और वही लिखना जो शुरू में लिया था, ऐसा नहीं यहां पे बदल दो, l की पावर b कर दो, m की पावर दो। शुरू में जहां पर a b c लिखा था ना, वैसे ही करना। तो a की वैल्यू कितनी आई? 1/2, l की पावर 1/2, m की पावर 0 और g की पावर -1/2। तो बहुत फिर फास्ट हो गया। k तो हम निकाल नहीं सकते, l की पावर m की पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1। ठीक है, और g की डायमेंशन -1/2, तो ये आ गया l की पावर 1/2। बच्चे की तरह समझाया। g की पावर -1/2 नीचे चला जाएगा, इतना तो मैं भी नहीं लिखूंगा, है ना। तो g की पावर 1/2 हो जाएगा, तो l/g की पावर 1/2 हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k√l/g। k की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकलेगी, डायमेंशन के मेथड से नहीं निकलेगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2π√l/g। आई होप समझ में आ गया होगा, है। तो सारे सवाल का एक ही मेथड होता है इसमें। ठीक है, कोई और क्वांटिटी दी हो सकती है, कहती है ये जैसे वेलोसिटी डेंसिटी पर डिपेंड करता है या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो तुम्हें दिया होगा, और मेथड सब जगह सेम होगा, बस सब तुम्हें डायमेंशन पता होनी चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग मेथड लगे, किसी भी सवाल का एक ही मेथड होता है इसमें। समझ आई बात? ओके, ये तो हम कर ही चुके हैं, तो दोबारा क्यों आ रहा है? दैट वी हैव फिनिश्ड नाउ। आई थिंक दिस इज ओवर, बहुत हो गया।